अब ये अशुद्ध रक्त साथियों पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसी धमनी की सहायता से कहां पर पहुंच जाता है, तो आपके लंग्स के पास पहुंच जाता है। आपके जो फेफड़े हैं ना साथियों, इन फेफड़ों के पास पहुंच जाता है। और फेफड़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है साथियों। फेफड़े क्या करते हैं भैया, फेफड़े क्या करते हैं साथियों, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा। एल्वियोली में क्या होता है साथियों, वायु कुपिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि द्वारा। उस प्रोसेस में भी क्या था साथियों, विसरण विधि क्या कहती है, हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा, ये विसरण का नियम कहता है साथियों। और उसी नियम को ध्यान में रखते हुए साथियों मैंने ये कहा है आपसे कि भैया फेफड़ों में क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया जाता है। और फेफड़ों के अंदर जो ब्लड होता है साथियों, मैंने आम भाषा में आपको हर बार बताया है कि फेफड़े क्या करते हैं, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देते हैं और भैया ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देते हैं। अब ये मनमर्जी से नहीं करते साथियों ये काम। जब आप श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ोगे साथियों तो मैंने वहां पर फुल डिटेल में बताया है कि क्यों होता है ऐसा। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज 2 दिन के लंबे समय के अंतराल के बाद साथियों आपकी ये क्लास हो रही है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लेना सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। गाइज आप सभी को पता है कि भैया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 6ठी क्लास है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारी ये क्लास पहली बार ले रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जाओ पहले 5 वीडियो देखो, उसके बाद में आकर के देखोगे तो जरूर आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा, फायदा जरूर मिलेगा साथियों, लेकिन समझ में आपको कम आएगा क्योंकि भैया ये चैप्टर ही ऐसा है, ये पिछली क्लासों से रिलेटेड चैप्टर है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। लास्ट क्लास में साथियों हमने किसके बारे में पढ़ा था, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हार्ट वाल्व के बारे में, यानी कि हृदय के कपाट के बारे में। कपाट जिसे आप आम भाषा में छल्ला कहते हो या फिर दरवाजा कहते हो। तो मैंने आपको बताया था साथियों कि हमारे हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, एक होता है सेमिलुनर वाल्व और एक होता है एओर्टिक वाल्व। तो हार्ट वाल्व हमारा कंप्लीट हो गया था साथियों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भैया, हेडिंग लगा लेना ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। किस तरीके से हमारी बॉडी में साथियों ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। अब तक मैंने जितने भी क्लासें ली है उन सभी को मिला करके आज की क्लास में मैं आपको ये ब्लड सर्कुलेशन करवाने वाला हूं। देखिए साथियों, इसका ही दूसरा नाम होता है कार्डियक साइकिल। क्या होता है दोस्तों, कार्डियक साइकिल होता है। कार्डियक साइकिल, हृदय चक्कर। हृदय चक्कर और इसे हार्ट सर्कुलेशन भी कह सकते हो। हार्ट सर्कुलेशन। क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है साथियों, क्योंकि भैया इस चैप्टर की जो फाइनल जड़ है साथियों वो यही है। अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया है साथियों तो समझ लेना ये सारा का सारा ही चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ साथियों कि वह कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया। तो मैं आपको बता दूं साथियों, एक वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। हमने पहले भी चर्चा की है इस वैज्ञानिक पर, विलियम हार्वे। ये पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने साथियों ब्लड सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को मैंने आपको बताया था एंजियोलॉजी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी। और इस एंजियोलॉजी का साथियों फादर कौन था, जनक कौन था? तो भैया ये विलियम हार्वे ही था, ये विलियम हार्वे ही था। बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई? चलो देखते हैं भैया कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ध्यान से सुनना साथियों, एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे एक वर्ड से भी चूके साथियों तो समझ लेना आपकी ये पूरी क्लास चली जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखिए ये गाइज हमारे शरीर के ऑर्गन है, शरीर के क्या है? ऑर्गन, यानी कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं। अब गाइज हमारे अंगों के पास क्या होता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब बात यह है साथियों कि भैया हमारे अंगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड आए कहां से? तो देखिए पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए। मैंने आपको बताया था साथियों कि आप कुछ भी खा लीजिए, आपके शरीर में कोशिकाओं के पास जो कुछ पहुंचता है साथियों वो सिर्फ ग्लूकोज पहुंचता है, यानी कि ग्लूकोज के रूप में जाकर के खाना इकट्ठा होता है हमारी कोशिकाओं के पास में। बात क्लियर है? अब भैया इस ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन तोड़ता है। और ऑक्सीजन तोड़ करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी। एटीपी से साथियों हमें क्या मिलती है? एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एटीपी से गाइज हमें ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। जल है साथियों ये हमारे शरीर की जो सहायक क्रियाएं है उनमें भाग ले लेता है, और यहाँ पर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बच जाता है। तो भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अंगों के पास में। इतनी बात क्लियर है? अब आप ये कहोगे भैया कि इस ग्लूकोज के पास ये ऑक्सीजन कहां से आया, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया साथियों? मैंने आपको ये बताया कि हमारे अंगों के पास क्या है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब गाइज हुआ क्या, हमारे अंगों के पास ब्लड आया, तो ब्लड आया तो अंगों ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिला दिया। ब्लड से कहा कि भैया जाओ तुम इसको लेके जाओ। बात क्लियर है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ मिला दिया? ब्लड के साथ मिला दिया। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, उससे पहले की क्लास में भी बताया था, और उससे पहले की क्लास में भी बताया था। लगभग साथियों में 3 रोज से आपको बता रहा था कि ब्लड है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो, और इम्प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। अब भाई ये ब्लड है, अब इस ब्लड में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो साथियों ये ब्लड इम्प्योर ब्लड बनेगा या नहीं बनेगा? आप कहोगे भैया 100% ये ब्लड इम्प्योर बनेगा। याद रखना साथियों, आपका जो ब्लड होता है ना, ये ब्लड 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है ठोस भाग और एक होता है तरल भाग। जो ठोस भाग होता है साथियों ये पूरा ब्लड का लगभग 45% होता है, और जो तरल भाग होता है साथियों पूरे ब्लड का 55% होता है। तरल भाग में साथियों हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। और साथियों ये जो ठोस भाग होता है इसमें पढ़ते हैं हम रक्त कणिकाओं के बारे में। अभी रक्त कणिकाएं कितनी होती है? तो 3 होती है साथियों। नंबर 1 पर बात करें तो आरबीसी, नंबर 2 पर बात करें डब्ल्यूबीसी, और नंबर 3 पर बात करें तो प्लेटलेट्स। सॉरी 1 मिनट रुकना। प्लेटलेट्स ये होता है साथियों आपका ब्लड कुछ इस तरीके से बटा हुआ होता है। तो साथियों ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जो कार्य हीमोग्लोबिन को होता है साथियों अधिकांश कार्य आरबीसी का होता है। देखिए तो हीमोग्लोबिन क्या करता है साथियों? ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाता है, अंगों तक
पहुंच जाता है। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से लेकर आता है। तो मैं हीमोग्लोबिन कह दूं या भैया आरबीसी कह दूं, दोनों बात एक ही है। तो अगर मैं आपसे कहूं साथियों कि आरबीसी क्या करती है, तो भैया मैंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि भैया जो आरबीसी होती है वो ऑक्सीजन को अंगों तक पहुंचाती है और साथियों वापस आते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को अंगों से लेकर के आती है। इतनी बात क्लियर है। आशा करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिटा देता हूं। अब देखिए, ध्यान से समझना, बहुत मजा आने वाला है, एक बार में समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही ये ब्लड में घुली तो ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो आरबीसी ने साथियों इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। और जब ये इस अंगों तक आई थी साथियों, तो किसको लेकर आई थी, ऑक्सीजन को लेकर आई थी। ठीक है भाई, अब ये चल दिया। अब ये जो ब्लड है साथियों ये इम्प्योर है, यानी कि अशुद्ध ब्लड है, अशुद्ध रक्त है या फिर रुधिर है। अब देखिए, मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में भी बताया था। सब चीज सुनना साथियों दोबारा से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ब्लड वेसल्स क्या होती है, रुधिर वाहिका क्या होती है, आम भाषा में इसे साथियों नस कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसे पतली पतली सी डक्ट होती है ना, और इन डक्टों में साथियों हमारा ब्लड पैक होकर के घूमता रहता है। ये डक्टी क्या होती है साथियों, ब्लड वेसल्स होती है। इतनी बात क्लियर है। कितने प्रकार की होती है, तो भैया 3 प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन्स और एक होती है साथियों कैपिलरीज। जो आर्टरी होती है इसे हिंदी में धमनी कहते हैं, वेन्स को सिरा कहते हैं और कैपिलरीज को केशिका कहते हैं। आर्टरी में साथियों शुद्ध रक्त बहता है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही साथियों तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं क्लास ले चुका, पिछले 5 दिन से पढ़ा रहा हूं साथियों, आज की बात ये पढ़ाने के लिए। तो जाओ पहले की वीडियो जाकर देखो। आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है और वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है, और कैपिलरीज में साथियों दोनों प्रकार का ब्लड बहता है, यानी कि भैया शुद्ध भी बहता है और अशुद्ध भी बहता है। इतनी बात क्लियर है। तो मैंने आपको यह भी बताया था तो साथियों कि जो वेन्स होती है, जो शिराएं होती है साथियों, ये भैया अशुद्ध रक्त को लेकर के जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपसे पूछूं साथियों कि सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, सबसे बड़ी शिरा, तो आप कहोगे भैया कि सबसे बड़ी शिरा है वेना कावा, क्योंकि आपने ही बताया था वेना कावा। और ये वेना कावा भी 2 प्रकार की होती है, ये भी आपने बताया था। एक होती है साथियों सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। साथियों जो सुपीरियर वेना कावा होती है ये भैया आपके हार्ट से जुड़ी हुई होती है, और हार्ट में कहाँ जुड़ी हुई होती है, तो दायां आलिंद में जुड़ी हुई होती है। और साथियों दायां आलिंद में कहाँ जुड़ी हुई होती है, तो भैया ऊपर की ओर जुड़ी हुई होती है। अभी मैं आपको डायग्राम की सहायता से भी समझाने वाला हूं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। सुपीरियर वेना कावा साथियों दायां आलिंद में ऊपर की ओर जुड़ी हुई होती है, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है साथियों ये भैया नीचे की ओर जुड़ी हुई होती है आपके दायां आलिंद में। अब ये जो ऊपर की ओर जुड़ी हुई होती है, तो हमारी जो चेस्ट है ना साथियों, जो सीना है, इस सीने से ऊपर के जितने भी ऑर्गन है, जैसे कि आपका मस्तिष्क है, आंख है, नाक है, इनके पास से साथियों अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। किस रक्त को, इस वाले रक्त को। और सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन है साथियों उनके पास से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर के आता है, इंफीरियर वेना कावा लेकर के आता है। और साथियों ध्यान रखना सबसे बड़ा जो शिरा होता है जिसे आप महाशिरा कहते हो वो यही होता है इंफीरियर वेना कावा, या फिर आपके ऑप्शन में वेना कावा भी आ सकता है साथियों। इतनी बात क्लियर है, ओके भैया।
आशा करता हूं जो मैंने बताई है वो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक एक बात इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, समझ लेना, नहीं तो आपका कट जाएगा। कटने का मतलब समझते हो ना? हाँ, तो वैसे ही यहां भी आपका कट जाएगा। चलो अब हम डायग्राम बनाते हैं साथियों, किसका? हार्ट का। हार्ट का आकार बंद मुट्ठी के समान होता है, लेकिन हम रफली डायग्राम बनाते हैं साथियों तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, आपका हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी का नाम क्या है? तो आप बताइए भैया। उस मांसपेशी का नाम है साथियों सेप्टम। ये आपके 4 चैम्बर हो गए। ये कौन सा चैम्बर है? तो ये है भैया राइट ओरिकल। और ये कौन सा चैम्बर है? ये है राइट वेंट्रिकल। ये कौन सा चैम्बर है? तो ये है साथियों लेफ्ट ओरिकल। और ये कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। दाया आलिंद दाया नीले, बाया आलिंद बाया नीले। साथियों साइंस में इस ओर वाला जो हिस्सा होता है साथियों ये दाया होता है, और इस ओर वाला हिस्सा साथियों बाया होता है। इतनी बात क्लियर है? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में हार्ट वाल्व के बारे में बताया था, तो फटाफट उन वाल्वों के नाम लिखा दीजिए आप मेरे को जल्दी जल्दी। यहाँ पर कौन सा वाल्व था? मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप फटाफट साथियों, ये आपके वाल्व हो गए, नाम बताओ। तो इन वाल्व का नाम था साथियों ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पर भी एक वाल्व लगा हुआ था, इस वाल्व का नाम क्या था? बाइकस्पिड वाल्व। यहां पर भी एक वाल्व लगा हुआ था आधे चांद के समान, अर्धचंद्राकार का पार्ट जिसे कहा जाता है, इसका नाम था भैया सेमी लूनार वाल्व, अर्धचंद्राकार का पार्ट। और साथियों एक वाल्व यहां पर था, इस वाल्व का नाम था एओर्टिक वाल्व। आयोटिक वाल्व भी कह सकते हो आप। क्या लिख दिया मैंने? ये लो, आपके वाल्व कंप्लीट हो गए साथियों। बताओ, चलो एक बार और बताता हूं। आपका हृदय का जो आकार होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली जो मांसपेशी है साथियों उसका नाम है सेप्टम। बात क्लियर है? हृदय का निर्माण जिस मांसपेशी से हुआ है साथियों उसका नाम है कार्डियक मसल्स। हृदय की मांसपेशी जिसे आप हिंदी में कहते हो। ये 4 चैम्बर है। यह है राइट ओरिकल यानी कि दायां आलिंद, यह है राइट वेंट्रिकल यानी कि दायां नीले, यह है साथियों लेफ्ट ओरिकल यानी कि बायां आलिंद, और यह है साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बायां नीले। हमारे हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर कौन सा है? तो साथियों लेफ्ट वेंट्रिकल है यानी कि बायां नीले। बात क्लियर है? ओके भैया, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये सेमिलुनार वाल्व है, और ये एयोटिक वाल्व है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया। अब देखिए, अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक कौन लेकर के आता है साथियों? तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो सिरा होता है जिसे आप महाशिरा कहते हो उसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। तो मैं इसको मिटा दूं साथियों ताकि आप अच्छे से समझ सके। बहुत है भैया इतना तो। देखिए, सबसे बड़ा सिरा का नाम क्या है? वेना कावा। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर की ओर लगा रहता है, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा जो नीचे की ओर लगा रहता है। ये ऊपर लिख दिया और ये नीचे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
जो सुपीरियर वेना कावा होता है साथियों, ये हमारे हृदय के यानी कि चेस्ट के ऊपर के जितने भी ऑर्गन है साथियों, उन अंगों के पास से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। और साथियों जो इंफीरियर वेना कावा है, ये भैया हमारे चेस्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन है उनके पास से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो भैया ये जो अशुद्ध रक्त है भैया, ये भैया वेना कावा की सहायता से कहाँ पर पहुंच जाता है साथियों? राइट ओरिकल के पास पहुंच जाता है, यानी कि दाया आलिंद के पास पहुंच जाता है। अब इम्प्योर ब्लड होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है साथियों। ओके भैया, इसमें पहुंच गया। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके और अच्छे से आपको समझा सके। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, अब देखिए, अब ये ब्लड साथियों अशुद्ध ब्लड कहाँ गया? राइट ओरिकल के पास आ गया। अब भैया 1 किलो की एक पॉलीथीन है। अब 1 किलो की पॉलीथीन में क्या आप 2 किलो पानी भर सकते हो क्या? नहीं भैया, 1 किलो की पॉलीथीन होगी साथियों तो उसमें आप 1 किलो ही भर सकते हो। ठीक उसी तरीके से साथियों ये जो दाया आलिंद है, जिसकी जितनी भराव क्षमता है, इसकी जितनी भराव क्षमता है साथियों, उसमें इतना ही क्या आएगा? इसमें उतना ही ब्लड आएगा। तो ठीक है भाई, अब ये जो अशुद्ध रक्त है, ये भैया जितने इसकी भराव क्षमता है उतना इसमें ब्लड आ गया। और ब्लड भी कैसा था? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, यानी कि अशुद्ध रक्त आ गया। अब जैसे ही ये फुल भरा साथियों तो ये वाल्व खुलेंगे, ये वाल्व खुलेंगे। ठीक है भैया, खुल गए। इसमें जो रक्त था साथियों सारा का सारा ही कहाँ पे आ गया? दाया नीले में आ गया साथियों, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ओके भैया, अब ये भरना स्टार्ट हुआ। अब ये जब भर गया साथियों तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर वापस आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहां से निकल जाएगा। अब देखिए यहां से कहाँ जाता है वो देखिए। तो ये जो वाल्व लगा होता है ना आधे चांद के समान, इसे बोला जाता है अर्धचंद्राकार कपाट या सेमी लूनार वाल्व। इससे भी साथियों कौन जुड़ा रहता है? तो भैया एक धमनी जुड़ी होती है, इसका नाम ऊपर लिख देता हूं मैं, सेमी लूनार वाल्व। और उस धमनी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था जब मैंने आपको ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी साथियों। मैंने आपको बताई थी कि एकमात्र ऐसी अपवाद धमनी है, ऐसी अपवाद आर्टरी है जो साथियों अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। कौन सी थी? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। पल्मोनरी आर्टरी। तो साथियों जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो भैया इस सेमी लूनार वाल्व से जुड़ी हुई होती है। नाम लिख देता हूं, पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुसीय धमनी। इसमें भी भैया कैसा रक्त है? ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, यानी कि अशुद्ध रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त साथियों पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से कहां पर पहुंच जाता है? तो आपके लंग्स के पास पहुंच जाता है। आपके जो फेफड़े हैं ना साथियों, इन फेफड़ों के पास पहुंच जाता है। और फेफड़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है साथियों। फेफड़े क्या करते हैं भैया? अगर आप हमारी पिछली 5 दिन से क्लास ले रहे हो तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अब तक जो भी चीज मैंने बताई आपको 1% भी साथियों डाउट नहीं होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको 2-2, 3-3 बार करवा रखी है। इसलिए भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जाओ हमारे पहले के लेक्चर देखो, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। एक एक चीज मैंने बारीकी से बताई हुई है। फेफड़े क्या करते हैं साथियों? अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं तो ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा। एल्वियोली में क्या होता है साथियों? वायु कुपिका में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण विधि द्वारा। उस प्रोसेस में भी क्या था साथियों? विसरण विधि क्या कहती है? हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा, ये विसरण का नियम कहता है साथियों। और उसी नियम को ध्यान में रखते हुए साथियों मैंने ये कहा है आपसे कि भैया फेफड़ों में क्या होता है?
अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया जाता है। और फेफड़ों के अंदर जो ब्लड होता है साथियों, मैंने आम भाषा में आपको हर बार बताया है कि फेफड़े क्या करते हैं, इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देते हैं और भैया ऑक्सीजन गैस को अंदर डाल देते हैं। अब ये मनमर्जी से नहीं करते साथियों ये काम। जब आप श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ोगे साथियों तो मैंने वहां पर फुल डिटेल में बताया है कि क्यों होता है ऐसा। लेकिन श्वसन तंत्र पढ़ने बैठ गए साथियों तो हमारा ये चैप्टर अधूरा रह जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो लंग्स होते हैं साथियों, हमारे जो फेफड़े होते हैं, ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। यानी कि आपका जो ब्लड है साथियों, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगाते हैं और ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं। आपके फेफड़े क्या करते हैं, आपके फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भगाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं, यानी कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। अब आप कहोगे भैया कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त क्या होता है, मैं तो 50 बार बता चुका साथियों में। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो। तो ब्लड है साथियों, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भगा देगा और ऑक्सीजन को अंदर डाल देगा, तो इस ब्लड में ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। और ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी साथियों, तो जो इम्प्योर ब्लड था, पहले जैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा थी, अब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकाल दी और उसमें ऑक्सीजन डाल दी, तो भैया वो ब्लड शुद्धि तो होगा। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं साथियों कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है भैया, ओके भैया। तो आपके फेफड़ों ने क्या किया, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया। अब भैया फेफड़ों से ये रक्त शुद्ध हो गया, यानी कि फेफड़ों ने अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त कर दिया, शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वापस फेफड़ों से साथियों ये जो शुद्ध रक्त है भैया, ये कहां पे जाता है, ये जाता है भैया वापस हार्ट के पास, वापस हृदय के पास। लेकिन अब ये जो ब्लड गया है साथियों, ये प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है, यानी कि शुद्ध रक्त है। अब बात आती है कौन लेकर गया, भैया बात आती है कौन लेकर गया। तो साथियों याद रखना, मैंने आपको जब शिराएं पढ़ाई थी साथियों, ब्लड वेसल्स पढ़ाई थी, रुधिर वाहिका पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि रुधिर वाहिका 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो साथियों जो वेन्स थी, जो शिराएं थी, उन शिराओं में मैंने आपको अपवाद पढ़ाया था साथियों कि एक पल्मोनरी वेन होती है। ये पल्मोनरी वेन यानी कि फुसफुसीय शिरा होता है। अब ये शिरा क्या करता है साथियों, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। वैसे साथियों जितने भी शिराएं हैं वो सभी अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन भैया ये पल्मोनरी वेन फुसफुसीय शिरा एकमात्र ऐसा शिरा है साथियों जो भैया शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। तो नाम लिख देता हूं साथियों यहां पर पे, इसका नाम पल्मोनरी वेन, समझ जाओगे, फुफ्फुसीय शिरा। स्पेस कम था, थोड़ा इस तरीके से लिखा, ध्यान रखना है। ये पल्मोनरी वेन है, फुसफुसीय शिरा है। कौन से रक्त का परिवहन करता है, तो भैया शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किससे जुड़ा होता है, तो इसका एक सिरा फेफड़ों से जुड़ा होता है, एक सिरा आपके हार्ट से जुड़ा होता है। हृदय के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है, तो भैया बायां आलिंद से जुड़ा हुआ होता है, लेफ्ट ओरिकल से जुड़ा हुआ होता है। किस प्रकार का ब्लड लेकर के जाता है साथियों ये, तो भैया प्योर ब्लड लेकर के जाता है। अब ये प्योर ब्लड साथियों कहां पहुंच गया, आपके बायां आलिंद के पास पहुंच गया। तो भैया ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है, वो कौन सा ब्लड होगा साथियों, वो होगा भैया प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त होगा साथियों, वो होगा भैया शुद्ध रक्त। अब फिर वही बात भाई, इस वाल्व की यानी कि इस चैम्बर की, सॉरी वाल्व की नहीं, इस चैम्बर की जितनी भराव क्षमता होगी साथियों उसमें उतना ही तो ब्लड आएगा। ज्यादा आएगा तो ये चैम्बर फट जाएगा। तो जितनी इसकी क्षमता होगी साथियों उसमें इस चैम्बर में इतना ही रक्त आएगा। अब जब ये फुल भर जाएगा साथियों तो ये बाइकस्पिड वाल्व होता है साथियों, ये खुल जाता है और खुल करके साथियों शुद्ध रक्त किसमें आ जाता है, बायां नीले में आ जाता है। जो बायां नीले होता है साथियों, इसकी दीवारें जो होती है साथियों वो भैया थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी मोटी होती है।
अब बायां नीले में आ गया, कोई बात नहीं है। तो कोई किस प्रकार का ब्लड आया, तो भैया शुद्ध रक्त है, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। ऐसे रक्त को कहा जाता है गाइज शुद्ध रक्त, यानी कि प्योर ब्लड। अब इस चैम्बर में साथियों क्या जुड़ा हुआ होता है, एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व जिससे कौन जुड़ा होता है, आयोटा जुड़ी हुई होती है, जिसे आप सबसे बड़ी धमनी कहते हो। ओके भैया, ये है आयोटा, दिख रहा है आपको, यहां पे लिख देता हूं, ये कौन है, ये है आयोटा, सबसे बड़ी धमनी है, जो साथियों प्योर ब्लड को आपके शरीर के अंगों तक लेकर के जाती है। किस प्रकार का ब्लड है, तो प्योर ब्लड है, कहां लेकर के गई, शरीर के अंगों के पास। बोलो भैया, शुद्ध रक्त को ले जा रही है साथियों आयोटा आपके शरीर के अंगों के पास। और ध्यान रखना साथियों, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है, जो ब्लड प्रेशर पड़ता है ना साथियों, वो धमनी पर ही पड़ता है। इसलिए साथियों ये जो चैम्बर है ना, ये जो चैम्बर है, ये सबसे मजबूत भी है और सबसे बड़ा चैम्बर भी है, क्योंकि भैया इसमें शुद्ध रक्त होता है, यहां से ही शुद्ध रक्त आपके शरीर के अंगों तक पहुंचता है। अब शुद्ध रक्त आपके अंगों तक पहुंचा, शुद्ध रक्त आपके अंगों तक पहुंचा, यानी कि प्योर ब्लड है साथियों। एक मिनट रुकना, जो प्योर ब्लड है साथियों, प्योर ब्लड, ये आपके अंगों तक पहुंचा। कौन लेकर के गया, तो बायां नीले से साथियों आयोटा लेकर के गया। आयोटा कौन है, सबसे बड़ी धमनी है। अब भैया सबसे बड़ी धमनी जो आयोटा है साथियों, ये प्योर ब्लड को हमारे अंगों तक लेकर के गई। कहां पर लेके गई, अंगों तक। अंगों में क्या था साथियों, क्योंकि हमारा पूरा शरीर साथियों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, तो आपके अंग भी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, वो कोशिका होती है। और कोशिकाओं के पास क्या होता है साथियों, तो कोशिकाओं के पास होता है भैया ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को, ये जो प्योर ब्लड है, ये ऐसा ब्लड है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। तो भैया इन कोशिकाओं के पास में जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तोड़ेगा साथियों और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी यानी कि ऊर्जा। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले यहां बताई थी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो साथियों हमारे अंगों के पास रह जाती है, यहां पर ऑक्सीजन खर्च हो गई, फिर वापस साथियों ये ब्लड में घुल जाता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में घुला तो ये अशुद्ध रक्त हो गया, फिर वापस सिराए आएगी, सिराए हमारे हृदय के पास लेकर के जाएगी, हृदय से साथियों अशुद्ध रक्त फेफड़ों के पास जाएगा, फेफड़े साथियों इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करेगा, बाद में वापस ये हमारे फेफड़ों तक, हमारे हृदय तक लेकर जाएगी, कौन, ये अपने पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुसफुसीय शिरा। अब ये हृदय तक पहुंच गया ये शुद्ध रक्त, फिर वापस साथियों हृदय से इसे वापस आपके शरीर के अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा। कौन लेकर के जाएगा, सबसे बड़ी धमनी जिसे आप आयोटा कहते हो। तो ये प्रोसेस साथियों लगातार चलता रहता है। और साथियों ये जो हृदय है, ये आपके ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो सारा ये प्रोसेस है साथियों, लगातार ये घूमता रहता है। एक बार ब्लड आता है जाता है, ब्लड आता है जाता है। 2 बार हमारे हृदय में ब्लड आया, देखो एक बार तो ये अशुद्ध रक्त यहां से आया, कौन लेकर के गया, वेना कोवा लेकर के गया भैया आपके फेफड़ों के पास, फिर आके हमारे दोबारा फेफड़ों के पास चला गया, फेफड़ों ने शुद्ध रक्त बनाया इस अशुद्ध रक्त को, और वापस साथियों हमारे हृदय के पास आ गया। फेफड़ों का नाम आ रहा है साथियों, वापस हमारे हृदय के पास आ गया। मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि आपके हृदय के पास 2 बार ब्लड आया। एक बार तो शुरुआत में आया अशुद्ध रक्त जो डायरेक्ट अंगों से आया, और दोबारा जो हमारे हृदय तक, हमारे हृदय के पास दोबारा जो ब्लड आया वो फेफड़ों के पास से आया। तो हमारे हृदय में 2 बार रक्त आता है साथियों, इस वजह से हमारा जो हृदय है वो दोहरा परिसंचरण है। इसलिए हमारे हृदय को हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पढ़ा नहीं क्या आपने, एकल परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, अधूरा परिसंचरण। तो भैया दोहरा परिसंचरण नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे आपको। इस वजह से हमारा जो हृदय होता है साथियों वो दोहरा परिसंचरणीय, दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है हमारे हृदय का। इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब साथियों ये कुछ इस तरीके से घूमता रहता है।
तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? ये आपको मैंने जो इतनी कहानी बताई है, ये सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताई थी साथियों। इस वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम का जनक से कहा जाता है, इस विलियम हार्वे को कहा जाता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो हृदय का मुख्य कार्य है ब्लड को पंप करना। अब इतनी सारी कहानी तो आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि समझने में साथियों बहुत परेशानी होगी। तो अब हम एक आसान भाषा में आसान तरीके से एक डायग्राम और बनाएंगे और उस डायग्राम की सहायता से समझेंगे। सबसे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। ले लें स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा देता हूं। ध्यान से सुनना साथियों, अभी जो मैंने आपको बात बताई है, मैं आपको इस तरीके से समझाने में आपको बहुत परेशानी आई होगी, क्योंकि साथियों लगभग 35 मिनट की क्लास हो गई होगी हमारी, 30-35 मिनट की। तो 30-35 मिनट में साथियों एक बार में समझना थोड़ा हेवी हो जाता है दिमाग के लिए, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको ऊपर से होकर निकल गई होगी। तो अब हम आसान भाषा में साथियों यही बात समझने वाले हैं। आशा करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चले आगे। ओके, अब आप मुझे बताओगे, आप ही बनवाओगे साथियों डायग्राम, क्योंकि आपके बिना मैं अधूरा। बात क्लियर है? देखिए भैया, बताओ हमारे अंगों के पास साथियों क्या है? तो आप कहोगे भैया हमारे अंगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को साथियों मैंने ब्लड में घोल दिया। तो ब्लड में घोल दिया साथियों, तो भैया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही घुली साथियों, हमारा ब्लड हो गया इम्प्योर। किस तरह का ब्लड हो गया? अशुद्ध रक्त हो गया। अब इस अशुद्ध रक्त को साथियों कौन लेकर के गया? वेना कावा। वेना क्या है? वेना कावा क्या है साथियों? तो ये है भैया महाशिरा, सबसे बड़ा शिरा या महाशिरा। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है साथियों सुपीरियर वेना कावा, और एक होता है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा होता है साथियों सीने से ऊपर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय तक पहुंचाता है, और जो इंफीरियर वेना कावा होता है साथियों ये क्या करता है? सीने से नीचे के जितने भी ऑर्गन हैं उनके पास से अशुद्ध रक्त को लेकर के आता है और हमारे अंगों तक पहुंचाता है। मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया है साथियों। तो ये साथियों नीचे की ओर लगा रहता है हमारे हृदय में, और ये भैया ऊपर की ओर लगा रहता है। और ये किससे कनेक्ट होता है साथियों वेना कावा? तो भैया ये कनेक्ट होता है आपके हार्ट से। और हार्ट के किस चैम्बर से साथियों? तो भैया दायां आलिन से। अब दायां आलिन से साथियों ये जो अशुद्ध रक्त है ये भैया कहां पर पहुंचेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से। ट्राइकस्पिड जो वाल्व है, इस वाल्व की सहायता से साथियों ये पहुंचेगा भैया दायां नीले में। और दायां नीले में कौन सा वाल्व होता है? तो साथियों दायां नीले में वाल्व होता है भैया अर्धचंद्राकार, यानी कि सेमी लूनार वाल्व। अब इस वाल्व की सहायता से साथियों दायां नीले में जो अशुद्ध रक्त है भैया, इस वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है? तो आप कहोगे भैया कि इस वाल्व से साथियों कौन जुड़ा हुआ होता है? इस वाल्व से जुड़ा होता है भैया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी याद रखना, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसका एक सिरा तो दायां नीले से जुड़ा होता है, और एक सिरा साथियों किससे जुड़ा होता है? इसका एक सिरा आपके लंग से जुड़ा होता है, आपके फेफड़ों से जुड़ा होता है। तो भैया ये जो दायां नीले में जो अशुद्ध रक्त था, इस अशुद्ध रक्त को साथियों पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हमारे फेफड़ों तक पहुंचा दिया गया। किस वाल्व की सहायता से? सेमिलुनार वाल्व की सहायता से, क्योंकि सेमिलुनार वाल्व से कौन जुड़ा हुआ था? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुसफुसीय धमनी।
अब ये कौन है? पल्मोनरी आर्टरी, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिलुनर वाल्व, ये वेना कोवा, तो इनके बारे में आपको बहुत पहले बता चुका। अब लंग्स क्या करता है? अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है, यानी कि कोई ब्लड है, उस ब्लड में से साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये बाहर भगाता है, तीर का निशान ऊपर की ओर लगाया है, और ऑक्सीजन को साथियों ये अंदर की ओर डालता है। तो मैंने तीर अंदर की ओर कर दिया। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब वापस साथियों आपके लंग से कौन जुड़ा हुआ होता है? तो आपके फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है साथियों पल्मोनरी वेन। ये साथियों प्योर ब्लड को खा ले करके जाती है बायां आलिंद के पास। बायां आलिंद में गए साथियों, और बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, और इस वाल्व की सहायता से ये बायां आलिंद से साथियों बायां नीले में पहुंच जाता है। कौन? ये साथियों प्योर ब्लड। मैं लिख देता हूं ये प्योर ब्लड है। और उससे पहले का साथियों जितना भी ब्लड था वो भैया इम्प्योर ब्लड था। फेफड़ों के पास आने के बाद में ही साथियों ये ब्लड प्योर ब्लड हुआ है। बायां नीले में से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों? तो बायां नीले से जुड़ा होता है आयोटा, और यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व का नाम है आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व, ये आयोटा साथियों वापस हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचाती है इस प्योर ब्लड को। तो ये है साथियों आपकी पूरी कहानी। फिर अंगों के पास में साथियों क्या हो जाएगा? वो ग्लूकोज को तोड़ देगा साथियों। मैं ये खांसी आया C6H12O6 हमारी कोशिकाओं के पास ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी से ऊर्जा मिल जाती है। जल है साथियों हमारे शरीर की सहायक क्रियाओं में, जैविक क्रियाओं में भाग ले लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अपशिष्ट बन जाता है। तो अपशिष्ट बचा वो तो फिर ब्लड में घुल करके वापस इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे आ गया। फेफड़ों ने क्या किया? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया, और भैया अंगों के पास में शुद्ध रक्त आ गया। शुद्ध रक्त में क्या है? ऑक्सीजन गैस ज्यादा है। तो ऑक्सीजन साथियों क्या करेगी? अंगों के पास में जो कोशिका है उसमें जो ग्लूकोज है उसको तोड़ेगी, और यही प्रोसेस साथियों दिन भर चलती रहती है। यही है ब्लड सर्कुलेशन। कुछ इस तरीके से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब बात मेन ये आती है साथियों कि भैया किस तरीके से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूं। एक अलग से साथियों में एक नहीं बहुत सारी क्लास लूंगा, जिसमें साथियों हृदय के जितने भी हृदय के नहीं सर्कुलेटरी सिस्टम के जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे साथियों, जो आपसे एग्जाम में पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं साथियों कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बनेगा साथियों कि सबसे बड़ा सिरा कौन सा है, या फिर महाशिरा का नाम क्या है? तो आप कहोगे भैया वेना कोवा। अगर मान लीजिए वेना कोवा अगर आपके ऑप्शन में नहीं आया तो फिर आप क्या करोगे? तो गाइज, अगर वेना कोवा ऑप्शन में नहीं आएगा तो समझ लेना इंफीरियर वेना कोवा ऑप्शन में आएगा। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया साथियों कि जो वेना कोवा होता है साथियों, ये अशुद्ध रक्त को हृदय के किस चैम्बर तक पहुंचाता है? तो आप कहोगे भैया दायां आलिंद तक पहुंचाता है। बात समझ में आ गई? ओके, आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में किस प्रकार का वाल्व होता है? तो आप कहोगे भैया ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि दायां नीले में किस प्रकार का ब्लड होता है? दायां नीले में साथियों अशुद्ध रक्त होता है, और दायां आलिंद में भी किस प्रकार का ब्लड होता है? तो भैया अशुद्ध रक्त होता है।
दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं साथियों कि पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसका एक सिरा तो फेफड़ों से जुड़ा होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का दूसरा सिरा हृदय के किस चैम्बर से जुड़ा होता है? तो भैया एग्जाम में दिमाग खिसक जाता है, लेकिन आपको तो पता है किससे जुड़ा हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी का एक सिरा डायलिन से जुड़ा है और दूसरा सिरा साथियों लंग से जुड़ा होता है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है साथियों कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो किस प्रकार के ब्लड का परिवहन करती है? तो भैया आप कहोगे इम्प्योर ब्लड का परिवहन करती है, क्योंकि भैया जब तक फेफड़ों तक ब्लड नहीं पहुंचा तब तक पूरा का पूरा ही सिस्टम अशुद्ध है, यानी कि इम्प्योर ब्लड ही बह रहा है जब तक फेफड़ों तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तब तक। ठीक है, अब भैया पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से फेफड़ों तक ब्लड पहुंच गया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? तो ब्लड प्यूरिफिकेशन है साथियों फेफड़ों का मुख्य कार्य, ब्लड का शुद्धिकरण गैसीय अवस्था में। क्या करता है फेफड़े? तो साथियों अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं तो साथियों ब्लड में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर भगाते हैं और ऑक्सीजन को अंदर डालते हैं। इसके पीछे भी साथियों बहुत बड़ी कहानी है, वो श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब साथियों ये अशुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से जो साथियों जो ब्लड जाएगा वो पूरा का पूरा ही भैया शुद्ध जब ब्लड जाएगा, यानी कि शुद्ध रक्त जाएगा, यानी कि प्योर ब्लड जाएगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है। तो अगले क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भैया कि आपके फेफड़ों से आपके हृदय तक शुद्ध रक्त को कौन पहुंचाता है? तो आप कहोगे भैया पल्मोनरी वेन, यानी कि फुसफुसीय सिरा। अगला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है साथियों कि फुसफुसीय सिरा का एक हिस्सा यानी कि एक भाग साथियों आपके फेफड़ों से जुड़ा होता है तथा दूसरा भाग हृदय के किस चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है? तो याद रखना साथियों बाया आलिन से जुड़ा हुआ होता है, लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ा हुआ होता है। लेफ्ट ऑरिकल के पास साथियों ये ब्लड पहुंच गया प्योर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि भैया जो बाया आलिंद है उसमें किस प्रकार का ब्लड होता है? तो आप कहोगे भैया प्योर ब्लड होता है। आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में कौन सा वाल होता है? बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में कौन सा वाल होता है? तो भैया आप कहोगे कि बाया आलिंद और बाया नीले के बीच में साथियों बाइकस्पिड वाल होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है साथियों कि जो बाया नीले होता है उस बाया नीले में किस प्रकार का ब्लड बहता है? तो आप कहोगे प्योर ब्लड होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हृदय का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है? तो आप कहोगे बाया नीले। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है साथियों कि बाया नीले में कौन सा चैम्बर होता है? तो एओर्टिक वाल्व होता है। सॉरी, कौन सा चैम्बर नहीं, बाया नीले में कौन सा वाल्व होता है? तो एओर्टिक वाल्व होता है। आपसे अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि एओर्टिक वाल्व से कौन जुड़ा होता है? तो भैया सबसे बड़ी जो धमनी होती है जिसे आप महाधमनी कहते हो वो होती है आयोटा या ओटा, वो जुड़ी हुई रहती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी धमनी होती है साथियों वो भैया किस प्रकार के ब्लड का परिवहन करती है? तो आप कहोगे भैया प्योर ब्लड का परिवहन करती है। तो इस प्रकार के साथियों बहुत सारे क्वेश्चन एक एक पॉइंट से एक एक लाइन से साथियों क्वेश्चन बनते हैं भैया, और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है साथियों कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें से यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता। 100% पूछता है साथियों, ये फिक्स है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद में साथियों हम इस चैप्टर में क्या क्या और पढ़ने वाले हैं, लगभग साथियों इसकी 3 क्लास और होगी, क्योंकि एक क्लास में हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे कि हृदय से संबंधित कौन कौन सी बीमारी है, और एक क्लास में साथियों हम बीपी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बीपी मैंने आपको पढ़ाया है बट नॉर्मल ही पढ़ाया है, उसके जो अंदरूनी ज्ञान है साथियों वो नहीं दिया है आपको। तो बीपी को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना, क्लास जरूर लेना, बहुत फायदेमंद होगी। और उसके बाद में साथियों जैसे कि डायस्टोल है, सिस्टोल है, डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, ये आपने नाम सुना होगा। ये तो इनके बारे में शायद बीपी में बता दूंगा, अगर बीपी में नहीं तो इसके बारे में अलग से क्लास ले लेंगे। फिर हार्ट बीट है, और फिर ऐसे नोड है, एवी नोड है, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और लगभग 2-3 क्लास में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता देना साथियों इसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करोगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। याद रखना साथियों मैं आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराता हूं जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिल पाता। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो उसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है, क्योंकि लगभग साथियों मैं आपको 15 दिन से ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले साथियों जितने भी बारीकियां थी इस चैप्टर की उन पर मैंने अलग अलग क्लास लेकर के साथियों आपको बताया था। 15 क्लास से ऊपर क्लास ले चुका साथियों, जाओ चैनल पर देख लेना। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम से मैंने 15 क्लास नहीं लिया है तब कहना आप। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो यार, कोई बात नहीं।